हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वीआर क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं जिसका नाम क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। जी हाँ बच्चों, बहुत ही सही सुन रहे हैं आप। चैप्टर का नाम क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, ईंटें। ईंटें का मतलब क्या होता है, ये वही ईंटें हैं जिस ईंट से हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, मनके, मनके का मतलब होता है मोती, जिसको हम लोग आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और अस्थि, अस्थियां का मतलब होता है हड्डियां। क्या होता है, हड्डियां, है ना। तो आज यानी बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ना प्यारा सा प्रश्न पूछ सकता है आपको कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, बताइए। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये थी आपका नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता प्यारे बच्चों, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना। अच्छा, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें क्या जानकारी मिलता है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, ये क्या था, ये कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो इसी हड़प्पा को कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम आखिर हड़प्पा क्यों पड़ा, इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता है, इसे नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का अगर आप देखेंगे, घर देखेंगे तो घर 1 से 2 मंजिल हुआ करते थे। अगर आप यहाँ पर रोड देखेंगे, एकदम कितना अच्छा रोड दिखाया गया है आपको। तो यहाँ के जो लोग है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से रहा करते थे, जिस तरीके से लोग टाउन में रहते हैं। यहाँ पर नाली का प्रबंधन था, स्विमिंग पूल थे, ये सारे सिस्टम कहाँ पे थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में था। ठीक है ना, इसीलिए ये कैसी सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है। और कैसी सभ्यता है, यहाँ के लोगों को किसका ज्ञान नहीं है, तो लोहा का ज्ञान नहीं है, लोहा का ज्ञान नहीं है, लोहा का ज्ञान इन लोगों को नहीं है। किसका ज्ञान है, तो कांसे का ज्ञान है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को किस काल के अंतर्गत रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता को जो है ना, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, अच्छा हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसका जो प्रमुख स्थल है, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यहाँ पे ना एक एक नंबर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता और कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और क्या जानकारी मिलता है, तो ये था आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, देखिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था। देखो यहाँ पे ना एक प्यारा सा एग्जांपल लेंगे, तब आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो प्यारा सा एग्जांपल ये है, जैसे मान के चलो ये रिवर है, ये कौन सा रिवर है, फॉर एग्जाम्पल ये अपना गंगा रिवर है जो बिहार में बहती है। ये अपना क्या है, गंगा रिवर है, गंगा नदी है ना। अब ये जो नदी है ना, कौन सा नदी है, ये गंगा है ना। अब इस नदी के आसपास हम क्या करेंगे, अगर खुदाई करेंगे तो जैसे मान के चलो यहाँ पे हमको कुछ स्थल मिलेगा, कुछ स्थल यहाँ पे मिलेंगे, कुछ यहाँ पे मिलेंगे, कुछ यहाँ पे मिलेंगे। तो देखो बहुत सारे स्थल हमें किसके आसपास मिला है, तुम कहोगे सर गंगा नदी के आसपास मिला है, तो क्या हम इसका नाम गंगा घाटी सभ्यता रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो ज्यादातर स्थल है ना, कहाँ पे मिले हैं, गंगा नदी में मिले हैं, इसलिए इनका नाम हम गंगा घाटी सभ्यता रख सकते हैं। ठीक है, देखो ये तो हम बताए आपको एग्जाम्पल, लेकिन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, देखो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि देखो ये जो नदी है ना, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये कौन सा नदी है, आप कहोगे सर ये है इंडस रिवर। क्या है, इंडस रिवर। और इसी रिवर को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी रिवर को हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी। क्या कहते हैं, सिंधु नदी। और ये जो सिंधु नदी है ना, यानी इसके आसपास बहुत सारा स्थल मिले थे। कितने स्थल मिले थे, इसके आसपास बहुत सारे स्थल मिले थे, है ना। पाकिस्तान में 481 के आसपास स्थल मिले थे, अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले थे, भारत में 971 स्थल मिले हैं, 900 से अधिक स्थल मिले हैं। तो ये सभी के सभी स्थल आपको कहाँ देखने को मिले हैं, तो देखिए सिंधु नदी के आसपास देखने को मिले हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है,
हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? जल्दी फटाफट से बताइए कि सर कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और भी घुमा सकता है। वैसे मैं इसके बाद एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जहां पर हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 का कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यही से क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपको ना क्वेश्चन क्या फिर से घुमा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो आपने देखा, क्या देखा? आपने क्या देखा? देखिए आप सबको पता होगा, आप सबको क्या होगा, पता होगा कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चला था? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में, है ना, सबसे पहले क्या चला था? ट्रेन चला था। कहां से कहां चला था? तुम कहोगे सर मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, है ना, मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर चला था? कितना किलोमीटर चला था? तुम कहोगे सर 34 किलोमीटर चला था, ठीक है ना। तो बताओ, जब ट्रेन चलेगा तो किस पे चलेगा? ट्रेन चलेगा पटरी पे ना, तो पटरी बनाए, पहले पटरी बनाएगा, उसके बाद ना लोग ट्रेन में सफर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ना देखिए पूरे के पूरे भारत में चल रहा था खुदाई का काम। किसका काम चल रहा था? खुदाई का काम चल रहा था। और उस समय जो है ना, उस समय आपका जो भारत है ना, पाकिस्तान है, इसके अलावा बांग्लादेश है, ये एक हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? एक ही देश में सारे क्षेत्र आते थे। तो देखिए काम चल रहा था कहाँ पे? काम चल रहा था लाहौर से कराची के बीच में। लाहौर से कराची एक जगह है पाकिस्तान में जिसका नाम क्या है? लाहौर। क्या नाम है प्यारे मित्रों? लाहौर, है ना। और दूसरी जगह का नाम क्या है? कराची। तो लाहौर से कराची के बीच में ना जब रेलवे खुदाई का काम चल रहा था, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे क्या बने हुए थे? टीले बने हुए थे। क्या बने हुए थे? ऊंचे ऊंचे ढेर बने हुए थे। टीला का मतलब क्या होता है? ढेर, है ना। तो जब ये ढेर बना हुआ था ना, तो इन ढेरों का जब खुदाई किया, तो खुदाई करने के दौरान पता चला कि यहाँ पे तो एक पूरा का पूरा पुराना इमारत है, स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और जिस जगह पे ये खुदाई हो रहा था, जिस जगह पे ये टीले थे, उस जगह का नाम क्या था? उस गांव का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा, ठीक है। और इसी गांव के नाम पे इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। चलो कितना आसान है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो आप आसानी से बता देंगे। फिर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी मतलब लाहौर और कराची के बीच में जिस गांव के आसपास ये खुदाई हो रहा था, उस गांव का नाम था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? हड़प्पा रखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो देखिए इसमें बहुत सारे स्थल आपको मिले हैं। इसमें सबसे पहला स्थल खुदाई के दौरान कौन सा स्थल मिला है? हड़प्पा। कौन सा स्थल? हड़प्पा, जिसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। चलिए हड़प्पा, उसके अलावा मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लोथल के बारे में पढ़ेंगे, धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहला स्थल जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है बच्चे? हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा, देखिए अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा का खोजकर्ता, सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा का खोजकर्ता है दया राम सहनी। दया राम सहनी, यानी दयाराम सहनी ने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। अगर हम बात करेंगे कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये किस नदी के किनारे मिला था, तो रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी, है ना। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, फिर से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है चीजें? अगर हम बोले आपको दिखा दें यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और आज से 3 से 4 हजार साल पहले आप देख सकते हैं कि ये सभ्यता कितना ज्यादा विकसित था।
आज की अगर हम बात करें ना बच्चे, तो आज भी बहुत सारे लोगों के ऐसे घर होंगे जो ईंट के बने हुए नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 4000 साल पहले की बात करेंगे तो वहां के लोग, है ना, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें दोनों ईंटों से अपना घर क्या करते थे, बनाते थे, ठीक है ना। इसीलिए यही कारण है कि हमारा सभ्यता बहुत पुराने जमाने से विकसित है। हमारा जो सभ्यता है ना, ये बहुत पुराने जमाने से क्या है, विकसित है। यही कारण है अपने भारत को क्या कहा जाता है, सोने का चिड़िया। क्या कहा जाता है, सोने का चिड़िया। इसीलिए एक सॉन्ग भी बना है, ठीक है, एक कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आप लोगों ने तो सुना ही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा की महत्वपूर्ण खोजें। हड़प्पा की महत्वपूर्ण खोजें। चलिए हड़प्पा से हमें क्या क्या चीजें मिली है, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे विशाल अन्नागार की, अन्नागार, तो ये हमें अन्नागार कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। तो यानी आप सोच सकते हो कि हड़प्पा से हमें कितने सारे चीजें मिले हैं। जिस तरीके से आज हम लोग नालियों का प्रयोग करते हैं ना, हड़प्पा वासी आज से 4000 साल पहले ही नालियों का प्रयोग करते थे। अगर हम बात करेंगे कि तांबे की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो तांबे की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है। तांबे की मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। धातु के कार्य की उन्नत तकनीक, धातु तो आप सबको पता होगा ना, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़े होंगे आपने, धातु जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, है ना, ये सब क्या है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, टीन, ये सब क्या है, ये सभी के सभी तो धातुएं हैं। तो इन सब धातुओं का उपकरण, यानी इन सब धातुओं का उपकरण कहाँ के लोग बनाया करते थे, हड़प्पा के लोग। कहाँ के लोग, हड़प्पा के लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये थी आपका कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। यहाँ के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। किस चीज का ज्ञान था, तो कांसा का ज्ञान था, यानी कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग, है ना, टीन और जस्ता को मिला करके कांसा बनाया करते थे और उसी का बर्तन वगैरह का निर्माण करते थे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे और क्या मिला है हड़प्पा से हमें, देखिए जौ तथा गेहूं के दाने भी हमें मिले हैं, यानी जौ तथा गेहूं के दाने का प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। यानी आप ये सोच सकते हैं कि हड़प्पा वासी गेहूं और जौ उगाया करते थे, तो खेती के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कब्रिस्तान। देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि क्या हड़प्पा वासी अपने शव को जलाया करते थे, तो देखो जलाने का कहीं से भी प्रमाण नहीं मिलता है। जलाने का प्रमाण हमें कहीं से भी नहीं मिलता है। यहाँ पे कैसा था, दफनाने का साक्ष्य था, तभी तो यहाँ पे कब्रिस्तान पाए गए हैं। इस कब्रों में कंकाल पाए गए हैं। और शव को देखिए, शव को कैसे लिटाया जाता था, जैसे ये हो गया आपका शव, है ना, तो शव को नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की दिशा में दर्शाया, उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्या इसको दफनाया जाता था, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का कब्रिस्तान को किस नाम से जानते हैं, तो देखिए RH37 के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो 1921 में, किसके द्वारा, तो दयाराम सहनी के द्वारा, ठीक है। दयाराम सहनी के द्वारा क्या हुआ था, हड़प्पा का खोज हुआ था, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है, तो आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, रावी नदी के किनारे पे है। तो रावी नदी यानी हड़प्पा सभ्यता कहां पर विकसित हुआ है, यानी हड़प्पा जो नामक जगह है ये हमें कहां से मिला है, तो पहले तो ये इंडिया का भाग था, लेकिन आज के डेट में ये हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो हड़प्पा कहाँ पे स्थित है,
पाकिस्तान में स्थित है। किसने खोज किया था? दयाराम सहनी ने किया था। कौन सा नदी के किनारे पर है? तो रावी नदी के किनारे पर है। क्या क्या चीजें मिला था? तो तुम कहोगे सर अन्नागार मिला था। क्या मिला था? अन्नागार। और क्या मिला था? देखिए यहाँ पे तांबे की मूर्ति भी मिली थी, तांबे की मूर्ति मिली थी। और क्या मिला था? तो धातु के कार्य की उन्नत तकनीक, धातु के कार्य की उन्नत तकनीक हमें यहीं से मिला था। और क्या मिला था? गेहूं और जौ के खेती का प्रमाण हमें कहां से मिला था? तो इसी हड़प्पा से मिला था। कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला था। दैट एनफ। यहां से क्वेश्चन आपको पूछते हैं, भर भर करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आ चुका है आप सबके सामने में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदड़ो जो है ना, 7 बार बसने तथा 7 बार उजरने का प्रमाण कहां से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। यानी मोहनजोदड़ो में 7 बार लोग बसे हैं और 7 बार ये उजरे भी हैं। कौन? मोहनजोदड़ो, है ना। इसका नाम क्या है मोहनजोदड़ो को? और हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए सिंध का बगीचा, सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है। सिंध, देखो मृतकों का टीला किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन ना पूछा गया है। तो मृतकों का टीला जो है वो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। जिस तरीके से मराठा, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये एक भाषा है ना, उसी प्रकार सिंधी क्या है? एक भाषा है। और मृतकों का टीला किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, है ना। और मोहनजोदड़ो में आप ये स्विमिंग पूल देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे, ये कहां पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है? तो यही मोहनजोदड़ो है। ठीक है। एक बार हम लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो चलो बच्चों एक बार हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? हम बात करते हैं हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? R.D.R. शर्मा, दयाराम सहनी, सॉरी शर्मा नहीं, दयाराम सहनी। यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम सहनी। मैच में जब भी कुछ होता है, जब भी आपको लगता है कि हाँ आउट है या नहीं है, तो आप क्या करते हो? एकदम फटाक से DRS क्या लेते हो? DRS। तो यही दयाराम सहनी, बस DRS याद रखोगे, दयाराम सहनी याद हो जाएगा आपको। तो दयाराम सहनी किसका खोज किया था? हड़प्पा का। ठीक है। अगर हम इसी को पलट दें, है ना, RD कर दें, क्या कर दें? RD, यानी DR को पलट करके अगर हम RD कर दें तो राखल दास क्या हो जाएगा? राखल दास। तो अगर हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे कि इसका खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। ठीक इसके 1 साल पहले आपको मोहनजोदड़ो भी मिल गए हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पूछेगा कि सिंध का बगीचा किसे कहा जाता है? तो सिंध का बगीचा मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अगर हम बात करेंगे कि मृतकों का टीला कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। कौन सा नदी? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। वहीं पर अगर हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी। लेकिन मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए
अब हम बात करते हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान हमें क्या क्या चीजें मिले हैं। ठीक है, तो देखिए विशाल स्नानागार हमें मिले हैं। स्नानागार जिसको हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल, है ना। ये वही स्विमिंग पूल है जहां पर लोग, है ना, धार्मिक स्नान के लिए उपयोग करते थे। यानी जब भी कोई पर्व हुआ करता था इनका, तो विशेष पर्व पर ही ये क्या करते थे? इन स्विमिंग पूल का प्रयोग करते थे। हमारे तरह नहीं, हमको तो जब मन करता है भाई हम लोग स्विमिंग पूल में चले जाते हैं, लेकिन ये लोग ना धार्मिक स्नान में उपयोग करते थे। ठीक है, देखिए हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत से बने जो वस्तुएं हैं, जो आभूषण है, वो हमें कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, है ना। शिल्पकारी का परंपरा, शिल्पकारी का परंपरा हमें कहां से देखने को मिलता है? तो इसी मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। आगे बात करें, देखिए नर्तकी की कांसे की मूर्ति, नर्तकी की कांसे की मूर्ति यानी एक मूर्ति मिली थी वहां पर, है ना, एक मूर्ति मिली थी और वो मूर्ति ना नाच गान संगीत करता हुआ मिला था। ठीक है, इसलिए हम इससे ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, है ना, वो क्या करते थे? नाच गान संगीत भी क्या करते थे? मनोरंजन के रूप में। किसके रूप में? मनोरंजन के रूप में। ठीक है, देखिए कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण, यानी यहाँ पर बहुत सारा कला मंच हुआ करता था जहां पर लोग नृत्य किया करते थे, संगीत किया करते थे। ये सभी चीज का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है ना। यहाँ पर बहुत सारे मुहरे मिले हैं, है ना, व्यापारिक पहचान है यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिली है ना। सूती कपड़े का अवशेष, जो सूती कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना, तो इसका अवशेष भी हमें कहां से मिला है? कॉटन क्लोथेस का अवशेष कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है ना। वस्त्र निर्माण का तकनीक, यानी लोग वस्त्र बनाने का तकनीक भी हमें कहां से देखने को मिलता है? तो इसी मोहनजोदड़ो से मिलता है। विशाल अनाज भंडार, देखिए विशाल अनाज भंडार, बहुत, देखिए विशाल का मतलब होता है बड़ा, अनाज का मतलब होता है जैसे चावल हो गया, धान हो गया, चावल, गेहूं, जौ, ये सब क्या हो गया? अनाज हो गया, है ना। तो इस अनाज को रखने के लिए, है ना, बहुत बड़ा बड़ा गोदाम हुआ करता था इसके पास। तो अनाज का विशाल भंडार था कहां पर? तो मोहनजोदड़ो पर। देखिए दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विशाल अन्नागार हमें कहां से मिला है? तो बच्चों इसी मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछेगा विशाल स्नानागार कहां से मिला है? तो इसी मोहनजोदड़ो से मिला है। चीजें क्लियर है? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि यस सर क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कालीबंगा। क्या है ये? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां वे, आपके हाथ में नौ जो चूड़ियां, गाना सुने हैं ना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर काली चूड़ियां है, याद रखना। और ये काली चूड़ियां कहाँ, ये काली चूड़ियां किसको कहा जाता है? काली चूड़ियों का शहर तो कालीबंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? कालीबंगा को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में और क्या बात करेंगे हम? कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, स्थित पूछेगा कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान कहाँ पे है? तुम बोलोगे सर क्या बच्चे वाली क्वेश्चन पूछ रहे हो, राजस्थान जो है ना ये आपके भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है कौन? राजस्थान। ठीक है, आगे बात करता हूं। देखिए कालीबंगा की विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी सबसे पहली बात हम बात करेंगे, इसका खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, है ना। पूछेगा कालीबंगा का खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ पे है? भारत में है। पूछेगा कौन सा नदी? तुम कहोगे सर सरस्वती नदी। कौन सा नदी? सरस्वती नदी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि काली चूड़ियां किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपका सिंधी भाषा। काली चूड़ियां किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, कालीबंगा की अनोखी खोजें। कालीबंगा की अनोखी खोजें यानी कालीबंगा से हमें क्या क्या चीजें मिले हैं? कालीबंगा से हमें क्या क्या चीजें मिले हैं? तो देखिए अग्निकुंड मिले हैं, है ना, हवन करते हुए, जैसे लोग आग से, ठीक है, यहाँ पे आग होता है और आग जला हुआ रहता है
है ना, शादी के फेरे लेते हैं इस तरीके से। तो इन सभी चीजों का प्रमाण हमें कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगर हम बात करेंगे धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान का क्या था? केंद्र था। धार्मिक अनुष्ठान का यहाँ पे क्या था? केंद्र था। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें मिलता है कालीबंगा से। कहां से बच्चे? कालीबंगा से। क्वेश्चन पूछा गया है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? कालीबंगा से। अगर हम बात करेंगे कृषि तकनीक का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। और एक और भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, है ना। तो लकड़ी के हल का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे भी हमें कहां से मिले हैं? तो इसी कालीबंगा से मिले हैं, है ना। उन्नत कृषि उपकरण, यानी यहाँ पर खेती इतना अच्छा हुआ करता था कि यहाँ पे जितने भी उपकरण हैं खेती करने के, ये सभी चीज का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिला है। एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे पर है ना। इसकी खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं, इसके अलावा यहाँ पर बेलनाकार मोहरे मिले हैं, और क्या मिले हैं? तो यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे, लकड़ी का हल, व्यापारिक देखिए कृषि तकनीक का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं? इसी जगह से मिले हैं, ठीक है। अच्छा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियां होता है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। बस एनफ है। तो अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का एक और स्थल जिसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। लोथल अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था, और इसको व्यापारिक केंद्र के नाम से भी जानते हैं। समुद्री व्यापारिक केंद्र था ये, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका लोथल, ठीक है। अच्छा, लोथल किस लिए फेमस था? तो लोथल ना अपना बंदरगाह के लिए फेमस था। व्यापारिक केंद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के जमाने के लोग ना, उस समय ना तो ट्रक था, ना तो ट्रेन था, ना तो मोटरसाइकिल था, ना तो मतलब टैक्सी वगैरह था। तो लोग कैसे व्यापार करते थे? पानी जहाज के माध्यम से। तो यहाँ पर ना क्या देखने को मिला है? विशाल बंदरगाह। बंदरगाह, यहाँ पे क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह, है ना। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पर पानी जहाज आके रुकती है, उसको हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, लोथल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे पर? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, ठीक है। इसका खोजकर्ता कौन है? तो S.R. राव। S.R. राव के द्वारा लोथल की खोज हुई थी। यानी लोथल की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो S.R. राव के द्वारा, ठीक है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। कौन सा नदी? भोगवा नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कि लोथल की विशिष्ट उपलब्धियां, यानी लोथल से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था, तो इसलिए यहाँ पे क्या मिला था? बंदरगाह मिला था, और यही बंदरगाह से ट्रेड हुआ करता था, उस जमाने में व्यापार हुआ करता था, है ना। अच्छा, विश्व का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाहों में से एक था, है ना। मनके बनाने के कारखाने थे, इसलिए इसको ना औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या थे? कारखाने बने हुए थे। क्या बनाने के? मनके बनाने के। मनके का मतलब होता है मोती, और मोतियों का माला होता है, माला वगैरह, आभूषण, है ना। उस जमाने में जो भी अमीर लोग होते थे ना, वो आभूषण पहना करते थे। किन चीजों का? तो मोतियों का आभूषण पहना करते थे, सोना का आभूषण पहना करते थे, है ना। चलिए, मनके का बाट, सॉरी मापने का बाट, मापने का बाट, यानी हम लोग जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? देखिए तराजू, देखें आप लोग तराजू, तराजू कैसा होता है? तराजू देखें, तराजू का एक पल्ला, देखो तराजू में होता है बाट। तराजू में क्या होता है? बाट, है ना। जब बाट होता है ना, एक तरफ होता है बटखरा और एक तरफ क्या होता है? आपका वस्तुएं होता है। तो मापने और तौलने का प्रमाण भी हमें कहां से मिला है? तो इसी लोथल से मिला है, ठीक है। कोई दिक्कत? हड़प्पा सभ्यता
का विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक, यानी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण। उत्तर में अगर हम बात करेंगे तो देखिए कश्मीर, यानी मांडा कश्मीर कौन सा नदी के पास है? चिनाब नदी। ठीक है, मांडा कश्मीर से लेकर के डैमाबाद, कहां तक? दौ से दक्षिण, दक्षिण में डैमाबाद तक, दौ से दक्षिण और दौ से डैमाबाद। और डैमाबाद कौन सा नदी के किनारे पर है? तो डैमाबाद है आपका गोदावरी नदी। कौन सा नदी? गोदावरी नदी। तो उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में डैमाबाद तक, ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेडनोर तक, यानी उत्तर में मांडा से दक्षिण में डैमाबाद तक, और पूरब की अगर हम बात करेंगे तो आलमगीरपुर से लेकर के सुतका गेडनोर तक ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आलमगीरपुर का। तो आलमगीरपुर कौन सा नदी के किनारे पर है? तो ये है हिंडन नदी के किनारे। कौन सा नदी? हिंडन नदी। ठीक है, और हिंडन नदी कहाँ पे पड़ता है? मेरठ के आसपास पड़ता है, यूपी वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सुतका गेडनोर का तो ये दासक नदी के किनारे पर फैला हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना, वो उत्तर में मांडा यानी कश्मीर, कश्मीर कौन सा नदी? तो चिनाब नदी से लेकर के दक्षिण में डैमाबाद और कौन सा नदी? गोदावरी नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि पूरब में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। कौन सा नदी? तो हिंडन नदी है ना। आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में सुतका गेडनोर, सुतका गेडनोर कौन से नदी के किनारे पर है? तो दासक नदी के किनारे तक ये आपका फैला हुआ था। यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार हमें थम्स अप कर दीजिए फटाफट और बताइए कि यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं है। तो बच्चों हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं आज किसके बारे में? कृषि और भोजन, यानी हड़प्पा वासी जो थे ये कृषि के रूप में क्या, किस चीज की कृषि करते थे और क्या भोजन ये लोग करते थे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ की कृषि के बारे में तो यहाँ पर जो है ना मुख्य फसल, अगर हम यहाँ की मुख्य फसल की बात करेंगे तो यहाँ का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। गेहूं, जौ, चावल, तरबूज है ना, मटर, खजूर है ना, इसके अलावा राई है ना, तिल, और हम बात करेंगे किसका? कपास। किसका? कपास का, है ना। तो ये सभी चीज का कृषि ये लोग किया करते थे, यानी क्या क्या? गेहूं है ना, जौ, चावल है ना, मटर, तरबूज, खजूर, राई, तिल, कपास आदि चीज की खेती कहाँ पे होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इस चीज की खेती करते थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ का भोजन का, है ना, तो यहाँ के लोग आखिर कौन कौन से भोजन करते थे? तो चलिए भोजन की अगर हम बात करेंगे ना तो भोजन सामग्री, तो सुअर और भेड़ का मांस, ये लोग ना मांस खाया करते थे। किस चीज का? सुअर का और भेड़ का मांस ये लोग खाते थे, है ना। दूसरा क्या है कि मछली और अंडे भी खाते थे, है ना, इससे इनको काफी प्रोटीन मिलता था, इसलिए वहां के जो लोग थे ना बहुत लंबे समय तक जीते भी थे। मछली और अंडे भी खाया करते थे। दूध और दही, दूध और दही भी ये लोग खाते थे। फल और सब्जियां, फल और सब्जियां यहाँ का भोजन सामग्री था। यानी आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ के लोगों का भोजन मांस खाते थे, अंडा खाते थे, मछली खाते थे, दूध दही खाते थे, और क्या खाते थे? फल तथा सब्जियां भी खाते थे। यानी यहाँ पर ना शाकाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों लोग, दोनों तरह के भोजन होता था। ठीक है, आगे हम बात करें, अब हम बात करते हैं यहाँ के आभूषण के बारे में। किसके बारे में? आभूषण के बारे में। ठीक है, आभूषण देखिए हड़प्पा सभ्यता में भी ना जिस तरीके से हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अमीर और एक होते हैं गरीब, तो हड़प्पा सभ्यता में भी दो तरह के लोग होते थे। एक होते थे क्या? अमीर लोग, और दूसरा क्या होते थे? गरीब लोग, है ना, अमीर तथा गरीब। तो अमीर लोग क्या पहना करते थे? तो देखिए अमीर लोग ना सोने और चांदी के गहने, सोने और चांदी के गहने पहना करते थे। वहीं पर है ना गरीब लोग क्या पहना करते थे? तो पकी हुई मिट्टी के गहने, यानी मिट्टी को पका पका करके ये क्या करते थे? कान की बालियां बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे मिट्टी का, है ना। तो गरीब लोग क्या पहनते थे? पकी हुई मिट्टी के गहने। और वहीं पर अमीर लोग क्या पहनते थे? सोने और चांदी के गहने।
हाथी दांत का आभूषण, यानी हाथी जो होता था ना, देखो हाथी एक ऐसा जानवर है जो जिंदा में उसकी कम वैल्यू होती है, लेकिन मरने के बाद ना उसका वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उसका कीमत डबल हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसके दांत है ना, इसके स्किन बाजार में काफी लंबे दामों में मिलते हैं, ठीक है। देखिए हाथी दांत का आभूषण अमीर वर्ग के लोग पहना करते थे, है ना। कीमती पत्थर के हार, जो कीमती मनके होते थे, जो कीमती पत्थर होते थे, इन पत्थरों का हार भी ये लोग क्या करते थे, बना करके पहना करते थे, है ना। अगर हम गरीबों की बात करेंगे कि वहां के गरीब लोग क्या पहनते थे, तो देखिए जानवरों की हड्डी के आभूषण, जो जानवर मर जाते थे उनकी हड्डियों का ये लोग क्या करते थे, आभूषण बना करके पहनते थे, ठीक है। देखिए सादे मिट्टी के कंगन, सादे मिट्टी के कंगन ये लोग पहना करते थे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें नगर योजना। नगर योजना कहाँ का नगर योजना, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना कैसा था। अगर हम यहाँ के नगर योजना की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ना नगर, ये जो नगर था ना दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, दो भागों में बटा हुआ था। एक का नाम था पूर्वी टीला और एक का नाम क्या था, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला, एक का नाम था पूर्वी टीला और एक का नाम क्या था, पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला जो था वो क्या था, वो बड़ा था, क्या था, बड़ा था। मतलब पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दो भागों में बटा हुआ था, एक बड़ा था, है ना, लेकिन नीचा था, दूसरा जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिमी टीला जो था ना, ये उस जमाने के जो बड़े बड़े लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, है ना, जो राजा महाराजा लोग थे, वो यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे उन्नत जल निकासी प्रणाली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आपका नालियां, ये क्या है, नालियां। और नालियां किसका बना हुआ होता है, यहाँ पर ईंट का, पकी हुई ईंट का नाली बना हुआ था। और नाली भी इतना उन्नत तरीके से बना हुआ था कि प्रत्येक घर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घर है और यहाँ से नाली जुड़ी हुई है, यहाँ से नाली जुड़ी हुई है, यानी प्रत्येक घर के जो नाली, प्रत्येक जो घर था, है ना, वो नालियों से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। यानी उसके रसोई घर के जितने भी पानी वगैरह आते थे वो सब ये मुख्य नाला से जुड़ा हुआ था। जो छोटा नाला होता था वो मुख्य नालाओं से जुड़ा हुआ होता था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए घरेलू नालियां हर घर से निकलने वाली व्यक्तिगत नाली होती थी, है ना, मुख्य नाली से जुड़ी हुई होती थी, है ना। उसके बाद क्या है, पक्की निर्माण, यानी पक्की ईंटों का निर्माण, पक्की ईंटों से बनी मजबूत नाली व्यवस्था था, कहां पर, हड़प्पा सभ्यता में। और अगर हम बात करेंगे नालियों का, तो देखिए नाली जो होता था ना, जैसे ये नाली है ना, तो इस नाली के ऊपर ना ढक्कन भी लगा होता था। क्या लगा होता था, ढक्कन, जिसकी वजह से आदमी इसमें आराम से बैठा भी करते थे। आदमी इसमें क्या करते थे, अच्छी तरीके से आराम से बैठा करते थे और नीचे से पानी वगैरह जाते थे, ठीक है। तो इस तरह का जो सिस्टम था वो आपका हड़प्पा सभ्यता में बना हुआ था, ठीक है ना। सफाई व्यवस्था, मतलब सफाई का भी उन्नत, क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन था और ढक्कन को निकाल करके यहाँ पर सफाई भी होती थी, ठीक है। देखिए अब कैसा नाला होता था, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसका नालाओं का, देखिए जैसे मान के चलो ये नाला है, कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। इसमें ना बहुत सारे चेम्बर बना हुआ होते थे। क्या बना हुआ होते थे, चेम्बर। इस तरीके से जैसे मान के चलिए यहाँ से पानी आया, है ना, तो जो भी कचरा वगैरह होता था, यहाँ पे जाला सिस्टम होता था, यहाँ पे कचरा जम जाते थे, फिर यहाँ पे जम जाते थे और पानी आसानी तरीके से यहाँ से निकल जाते थे, है ना। ये सिस्टम कहाँ पे था, हड़प्पा सभ्यता में था। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ का भवन निर्माण कला, कि यहाँ पे जो घर थे वो किस तरह का बनाया हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे घर का, तो घर कच्ची और पक्की ईंटों का बना होता था। जिस तरीके से आज, है ना, हम लोग क्या करते हैं, कच्ची ईंट और पक्की ईंट, है ना, का घर बनाते हैं, तो उसी प्रकार पहले के जमाने के जो लोग थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो कच्ची और पकी हुई ईंट, दोनों ईंटों का प्रयोग करते थे। क्या करने के लिए, घर बनाने के लिए। क्या करने के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये पकी हुई ईंट और कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे। आगे है दरवाजे का दिशा, यानी मुख्य सड़क की बजाय गली की ओर खुलती थी, यानी वहां पर इतना अच्छा
सुरक्षा सिस्टम था कि आप इसका अंदाजा ये लगा सकते हो कि दरवाजा मुख्य सड़कों की ओर ना खुल करके गली की ओर खुलता था। समझ में आया? चलो आगे अगर हम बात करेंगे महान स्नानागार, तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताया था कि पिछले क्लास में कि स्नानागार कहाँ पे मिला है। तो हमें विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला है बताओ तो? ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अच्छा, महान स्नानागार में ना सीढ़ी व्यवस्था था, यानी सीढ़ी था उतरने, ये आप सीढ़ी देख सकते हैं, उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, है ना, उतरने के लिए और चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग होता था, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि स्नानागार में जो सीढ़ी था वो किस दिशा में था, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में सीढ़ियां चढ़ने और उतरने के लिए, है ना, सुविधाजनक था, ठीक है। आगे है कि जल व्यवस्था, यहाँ पे यानी यहाँ पे जो स्विमिंग पूल था ना, तो इस स्विमिंग पूल में जल कहाँ से भरे जाते थे, तो कुएं से, जल कहाँ से, कुएं से भरे जाते थे, और गंदे पानी को निकालने नालियों के माध्यम से निकाले भी जाते थे, यानी जो भी गंदे पानी थे, जैसे मान के चलो यहाँ पे लोग ना कोई धार्मिक त्योहार आने पर भी क्या करते थे, इन स्विमिंग पूल का प्रयोग करते थे। तो जब भी धार्मिक त्योहार होता था तो ये लोग क्या करते थे, कुआं से पानी लेके आते थे, कुआं से पानी लेकर के आते थे और इसमें जमा कर देते थे। जैसे ही इसका धार्मिक कार्यक्रम हो जाता था तो इन पानियों को वो निकाल देते थे, ठीक है ना। और बदलने के लिए कमरे, यानी कपड़े को बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी था, कहां पर, स्नानागार के आसपास में 3 अलग चेंजिंग रूम थे, है ना। और ये जो स्विमिंग पूल है, ये जो स्नानागार है, इसमें ना चारकोल का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, चारकोल का प्रयोग किया गया था, ताकि पानी क्या रहे, एकदम से चकाचक रहे, साफ रहे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें बाबू किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पहला ही क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा क्वेश्चन, कि ये कैसी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये थी नगरीय सभ्यता। कैसा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, है ना। व्यवस्थित नगर योजना के साथ विकसित शहरी जीवन, यानी ये एक नगरीय व्यवस्था था। जिस तरीके से हम लोग किसी टाउन में जाते हैं तो आप टाउन की जिंदगी को देख सकते हैं, वहां पे नालियां होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, है ना। तो ये सभी सुविधाएं आज से 3.5 से 4 हजार साल पहले हड़प्पा सभ्यता में देखे गए। ये कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टाउन प्लानिंग पे ये बेस्ड था, है ना। समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। और पूछेगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता कैसी, किस युग का सभ्यता था, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसा सभ्यता था, कांस्य युगीन सभ्यता था। अच्छा, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों था, क्योंकि यहाँ के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, लोहा का ज्ञान यहाँ के लोगों को नहीं था। तो किस चीज का ज्ञान था, कांसा, किसका, कांसा का। और कांसा किससे बनाया जाता है, जस्ता प्लस टीन, जस्ता प्लस टीन बराबर कांसा, है ना। जस्ता और टीन मिलकर के क्या बनता है, कांसा बनता है। और इसी कांसा के गिलास, प्लेट आदि वगैरह चीज बना करके ये लोग क्या करते थे, खाना खाते थे, या फिर अपना जो भी चीजें हैं ये बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, है ना। अज्ञात लिपि, अगर हम यहाँ की लिपि की बात करेंगे ना, लिपि, यहाँ का लिपि आज तक पढ़ा ही नहीं गया। यहाँ का लिपि कैसा है, अज्ञात लिपि है ना, एक रहस्यमय लिपि है जो आज तक नहीं पढ़ा गया। दीवारों में ये यहाँ का जो लिपि है ना, दीवारों में लिखा हुआ तो था, लेकिन कैसा था, चित्र के माध्यम से लिखा हुआ था, चित्र बना हुआ था, सांड का चित्र था, बकरी का चित्र था, है ना। तो ये सब चित्र देख करके आप क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इतिहासकार आए तो उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि यहाँ के लोग सांड पाला करते थे, है ना, सांड का पूजा भी किया करते थे, बकरी पाला करते थे, भेड़ पाला करते थे। क्यों, क्योंकि चित्र में ये सभी चीजें दिखाई दिया। और अगर हम बात करेंगे लिपि के बारे में तो क्या है, अज्ञात लिपि है। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी लिपि है, तो आप जवाब क्या दोगे, सर अज्ञात लिपि है, ठीक है। आगे देखिए, एकल परिवार प्रथा, एकल परिवार प्रथा, है ना, छोटे पारिवारिक इकाइयों में संगठित समाज,